सो करें अब स्टार्ट। सब स्टूडेंट्स आ गए? अभी और तो किसी ने नहीं आना? कोई बात नहीं, वो एक ही और तो कोई भी नहीं है ना। कल की क्लास एक पॉइंट फटाफट बताओ जल्दी से, जिन्होंने नहीं बताया। हाँ बताओ बताओ। हाँ जी, टेल जल्दी। यशिका बताओ। आज चुप क्यों हो आप? आज बता क्यों नहीं रहे हो? कल समझ नहीं आया आपको? बताओ फिर। रिसर्च के बारे में स्टडी किया था। ओके। थीसिस क्लियर हुए। और डिसर्टेशन। साइनोप्सिस क्लियर हुए। ओके। एनालिसिस रिजल्ट्स में डिफरेंस पता लगा। किसमें? एनालिसिस और रिजल्ट्स में डिफरेंस पता लगा। ओके, थैंक यू। सो कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, लीगल रिसर्च। हमने एक ओवरव्यू हमें मूड कोर्ट ट्रेनिंग के वक्त सबको मिला था। हाउ डू वी डू लीगल रिसर्च, व्हाट इज़ लीगल रिसर्च। लीगल रिसर्च होती रहती है, लेजिस्लेचर, लॉ स्टूडेंट्स, आप लोग जैसे करते हो रिसर्च फॉर प्रिपेयरिंग योर मेमोरियल्स, या फिर लॉयर्स करते हैं, एडवोकेट्स करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग देयर ड्राफ्ट्स एंड प्लीडिंग्स। जजेस भी रिसर्च करते हैं। दे हैव हायर्ड लीगल रिसर्चर्स टू हेल्प देम because they don't have that much time, but legal research तो उन्हें करना पड़ेगा because they have to arrive at a decision. So legal research is the process of identifying and retrieving the law related information necessary to support legal decision making. रिसर्च का फॉर्मेट कल हमने सीखा, कैसे स्टार्ट होगी रिसर्च, क्या उसका लेआउट होगा, वही लीगल रिसर्च का फॉर्मेट है। आपको वो रिसर्च फॉर्मेट इसीलिए क्लियरली समझाया गया था सो दैट इट हेल्प्स यू आउट व्हाइल यू आर डूइंग योर लीगल रिसर्च। क्लियर? सो लीगल रिसर्च क्या करोगे? कल रिसर्च सीखा आपने, यू आर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम सोर्सेज, कहाँ से? जहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। लीगल रिसर्च क्या होगा? लीगल तरीके से रिसर्च को करना। ये आपने सही बोला, लीगल तरीके से रिसर्च को करना नहीं। इलीगल तरीके से कैसे करोगे रिसर्च, है ना? सो आप जो अभी बाद में बोला आपने सही बोला, लीगल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। कोई प्रॉब्लम है, आपका प्रपोजल है, सपोज रिसर्च प्रपोजल है, इट्स रिलेटेड टू सम लीगल टॉपिक, उसके बारे में आप फैक्ट्स, जैसे मूड प्रॉब्लम, फैक्ट्स निकाले, फैक्ट से पता चला किससे रिलेटेड हो सकती है ये प्रॉब्लम, वो लॉ से आप उस लॉ के सबसे पहले बैराक को आपने रेफ़र किया, इंडेक्स को, उसके बाद टेक्स्ट बुक को रेफ़र किया, वो रिसर्च का प्रोसीजर हुआ। वहाँ नहीं आपको कुछ मिला, आप मतलब उतना स्ट्रॉन्ग आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, आपको और डीप रिसर्च करना था, और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आपने ऑनलाइन सर्च किया, आपने ऑनलाइन अथॉरिटीज़ फाइंड की, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, SCC ऑनलाइन, AIR जर्नल्स, लीगल रिसर्च। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? नो? कुछ भी? So it begins with an analysis of the facts of a problem. कोई भी प्रॉब्लम, उसके फैक्ट्स, एंड concludes with the application and communication of the results. मूड कोर्ट में क्या सीखा था? 3 मेन चीज़ें जिस पे आपको जज किया जाएगा। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉ, हाउ डू यू अप्लाई दैट लॉ, देन हाउ डू यू कम्युनिकेट, हाउ डू यू आर्ग्यू। ये 3 चीज़ों पे आपको जज किया जाएगा। रिसर्च में भी आपको यही करना है कि क्या आप फैक्ट्स एनालाइज कर पा रहे हो। द फैक्ट्स किस चीज़ के? रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढने के लिए, रिसर्च प्रपोजल ढूंढने के लिए। लाइक यू आस्क्ड मी यस्टरडे, मैम रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे ढूंढेंगे, रिसर्च प्रपोजल कैसे डिसाइड करेंगे क्या करना है। सो क्या समझाया था आपको? व्हाट आई टोल्ड यू? सराउंडिंग्स को देख के। आप अपने सराउंडिंग्स को देखेंगे, यू विल डिसाइड
क्या एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है इन माई सोसाइटी, अराउंड मी, सराउंडिंग मी, आप वहाँ से प्रॉब्लम्स को उठाएंगे. देन यू विल डिसाइड क्या ये आपको इसका सोल्यूशन चाहिए. कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी सोसाइटी में. रिसर्च प्रॉब्लम बेस्ट वही होगी जो प्रैक्टिकल होगी, जिसको आप प्रैक्टिकली रिलेट कर पाओगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आपका कोई भी हम ये पीपीटी मैं आपके सामने प्ले करती हूँ, आपको कुछ भी डाउट होता है तो डाउट हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, ध्यान हमेशा उस पॉइंट को लेकर होगा या तो जो आपने पहली बार सुना है. पहली बार सुना है मतलब that term or that question was never surrounding you. आपका कभी उससे आमना सामना हुआ ही नहीं, पहली बार हुआ है तो आपको वो प्रॉब्लम बन गई. ऐसे ही रिसर्च प्रॉब्लम आप कैसे डिसाइड करोगे, आपके सराउंडिंग्स में क्या इश्यूज चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड आप क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. दैट विल डिसाइड हाउ विल यू गो अहेड विद योर रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च प्रपोजल. क्लियर? So it begins with an analysis of the facts of a problem and concludes with the application. उसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया, रिसर्च प्रपोजल आपने डिसाइड कर लिया, फिर क्या किया हमने, मेथोडोलॉजी क्या यूज़ करेंगे, हाउ विल यू प्रोसीड फर्दर. जो हमने सोचा है अपने माइंड में एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, हाउ विल वी रीच दैट ऑब्जेक्टिव, दैट इज एप्लीकेशन. कैसे अप्लाई करोगे जो आपने सोचा है. मन में तो हम सोच लेते हैं, लेकिन अगर वो ज़ुबान तक नहीं आए तो क्या आपको समझ आएगा. मेरे माइंड में भी सब कुछ चल रहा है, आई नो कि क्या पढ़ाना है मुझे, कैसे पढ़ाना है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ. आप समझ पाओगे नहीं. सो यू नीड टू नो हाउ टू अप्लाई दैट एंड कम्युनिकेट दैट इफेक्टिवली. क्लियर? कम्युनिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स. So this is a brief of legal research. As and when we proceed further, तो हम हर एक चीज़ को legal research से relate करके आपको clarity और आएगी. ठीक है? So purpose of legal research. कल purpose and importance of research पढ़ा था, उससे relate कर सकते हो. If you read the first point for me, someone please. First point. रीड करो. Ascertaining the law. कल पढ़ा था ये, समथिंग सिमिलर. इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च क्या था? Ascertain करना किसी भी चीज़ को, उसके बारे में पूरा एनालिसिस करके, उसको क्रिटिकली एग्जामाइन करके सब कुछ अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, बेसिकली रिकग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना. सो पर्पस ऑफ लीगल रिसर्च, आपके पास प्रॉब्लम आई, ठीक है, आइडेंटिफाई किया आपने. सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया था? लाइक इन मूड कोर्ट में हमने सीखा था, आपके पास एक प्रॉब्लम आई, मूड प्रॉब्लम. सबसे पहले वो रीड आउट करके आपने क्या देखा उसमें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉ. क्या आइडेंटिफाई किया उसमें? नेचर क्या है, नेचर क्या है. वो पर्टिकुलर जो फैक्ट्स आपको दिए हैं वो कौन सी लॉ से रिलेटेड हैं? सिविल, क्रिमिनल, एनवायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ. आइडेंटिफिकेशन. सो दिस इज असर्टनिंग द लॉ. पर्पस ऑफ लीगल रिसर्च. अगर लीगल रिसर्च नहीं होगी तो असर्टन कैसे करोगे, पहचानोगे कैसे? अगर नॉलेज नहीं होगी, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर लॉ पढ़ा नहीं आपने, लाइक यू सेड कि मैम अगर कोई ऐसा मूड प्रॉब्लम आता है दैट हमने वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, तो हाउ विल वी गो अबाउट इट? सो व्हाट डिड आई से? क्या कहा था मैंने? कि पढ़ना पड़ेगा. वो ये एक्सक्यूज़ नहीं दोगे आप कि मैम वो सब्जेक्ट अभी तक हमारे सिलेबस में नहीं है. क्यों पढ़ना पड़ेगा? वो क्यों पढ़ना पड़ेगा? जैसे मरीन लॉज, हमने मेमोरेंडम में मरीन लॉज से रिलेट किया था, किसी ने पढ़ा था? नहीं. बट वो रीड करने के बाद आपको क्लैरिटी आई तो आप उसे यूज़ कर पाए. यू असर्टेंड इट, देन यू कुड अप्लाई इट. और वो कैसे हुआ? थ्रू लीगल रिसर्च. यू रिसर्च्ड ऑन दैट टॉपिक. आपने वो घर जाके वो देखा कि अच्छा दिस एक्ट रिलेट्स टू दिस पर्टिकुलर इशू, आपने उसको अप्लाई किया अपने फैक्ट से.
कैसे किया? लीगल रिसर्च हेल्प यू डू दैट. अगर आप घर जाके नहीं पढ़ते, रिसर्च नहीं करते, यू कुड नॉट हैव बीन एबल टू अप्लाई देम टू द गिवन फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट. Highlighting the ambiguities and the gaps. कल पढ़ा था रिसर्च फॉर्मेट, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च. लीगल रिसर्च से रिलेट कैसे करोगे उसे? हाईलाइटिंग एम्बिग्यूटीज एंड गैप्स. हर लॉ में कुछ ना कुछ लूपहोल्स हमेशा होंगे, ढूंढने वाला चाहिए. Nobody is perfect, no provisions are perfect. If you are a good enough law student or a good advocate, आप उसमें कुछ ना कुछ gaps हमेशा निकालोगे, है ना? कुछ ना कुछ किसमें ये कमी है and you'll use it for yourself. Highlighting ambiguities and gaps. Again, अगर research की knowledge नहीं होगी तो कैसे उसमें आप ambiguities, that is प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन्स कैसे निकालोगे आप? क्लियर? हाईलाइटिंग एम्बिग्यूटीज एंड गैप्स. गैप्स, रिसर्च गैप्स, एक ब्रीफ हमने डिस्कस किया था कल, दैट आई हैव टू गो देयर टू दैट पॉइंट, दैट इज माई प्रॉब्लम. कैसे जाना है मुझे? मेथोडोलॉजी, चल के, ऑब्जेक्टिव. गैप कैसे कवर होगा? चल के. ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा. गैप समझ आ गया कि गैप है, लेकिन कैसे जाना? ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, चल के जाना है. सो हाईलाइटिंग एम्बिग्यूटीज एंड गैप्स. नंबर 3, डिटर्मिनिंग कोहेरेंस, स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी. कोहेरेंस, जुड़ा हुआ, मतलब अलग नहीं, मिलकर, कोहेरेंट. स्टेबिलिटी, इनस्टेबल तो नहीं है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? क्या पढ़ा है उसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी, वॉट एवर, आर्टिकल 21, ओके. प्रियम्बल पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का कभी? व्हाट डज इट से? ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है. इनएक्शन और ऑप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वो पढ़ के क्या लगता है? प्रियम्बल क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन में? प्रियम्बल क्यों है? ओवरव्यू देता है. लेकिन कभी एक कॉन्स्टिट्यूशन हम क्यों पढ़ते हैं, ये कभी किसी ने सोचा है? सोचा है कभी क्यों पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन? यस, इट्स अ ग्रैंड नॉर्म. सब जितने भी हमारे लेजिस्लेटिव लॉज हैं, कोडिफाइड लॉज हैं, या एनी जुडिशियल डिसीजंस वी हैव, प्रेसिडेंट्स हैं, या जो जजेस डिसीजंस देते हैं, कभी अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, रूल ऑफ लॉ, इक्विटी, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये सब टर्म सुने हैं? कभी अगर ध्यान से पढ़ोगे जजमेंट्स तो हमेशा हमेशा ऑलवेज विदाउट एनी फेल यू विल रीड एंड यू विल ऑब्जर्व दैट एवरी लॉ एंड एवरी डिसीजन इज बीइंग रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट. हर लॉ का एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देखा जाता है कि क्या ये पर्टिकुलर लॉ हमारा जो ग्रैंड नॉर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उससे वायलेट तो नहीं कर रहा, उससे अलग तो नहीं जा रहा, वो उसके साथ कोहेरेंस में है या नहीं है ना? देखते हैं हम, कोई भी लॉ है अगर सपोज अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, विल दैट बी वैलिड? वो वायलेटिव होगा ना वो. सो डिटर्मिनिंग कोहेरेंस, कोहेरेंस एक तो जो बेसिक ग्रैंड नॉर्म लॉ फॉर एग्जाम्पल, एंड आपस में कोहेरेंस. कोई भी लॉज में इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए. है अगर है तो वी नीड टू फाइंड आउट वेज आउट फॉर दैट. उसके लिए रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं हम, पढ़ते हैं
टेल मी वन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, एनी वन रूल. अभी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स नहीं है आप लोग का सिलेबस में? कॉन्स्टिट्यूशन में तो पढ़ा होगा. सम हारमोनियस कंस्ट्रक्शन सुना है? सो मैं अगर कोई दो लॉज हैं, कोई दो स्टैट्यूट्स हैं, दे आर नॉट इन कंसिलिएशन विद ईच अदर, दे आर गोइंग अगेंस्ट ईच अदर, या फिर कोई पार्शियल पार्ट ऑफ सम एक्ट इज अगेंस्ट सम पॉइंट इन अनदर एक्ट, फॉर एग्जाम्पल. सो आपको उसे ऐसे कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट करना है दैट इट गिव्स यू अ कॉमन वे आउट, कि वहाँ से भी हम थोड़ा सा पार्ट ले लें, वहाँ से भी हम थोड़ा सा पार्ट, इफ़ पॉसिबल, नॉट फोर्सफुली, इफ़ पॉसिबल. दैट इज़ कॉल्ड रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन. यू आर इंटरप्रेटिंग और कंस्ट्रक्टिंग अ प्रोविजन इन लॉ हारमोनियसली, लाइक विद एनी अदर लॉ. क्लियर? सो ऐसे ही आपके जो रिसर्च होगी, लीगल रिसर्च पेपर्स जो आपके होंगे, you have to make sure that they are in coherence, they are stable and consistent with surrounding laws, other informations जो already existing हैं. Clear? Next, social auditing of law. What is social auditing of law? क्या हो सकता है social audit? Audit क्या होता है? इंस्पेक्शन. अकाउंट्स में हम यूज़ करते हैं, अकाउंट्स ऑडिट होते हैं. और सोशल ऑडिट क्या होगा? यस, क्या क्या ओपिनियंस हैं. सो व्हेन वी स्टार्ट टू फ्रेम एनी लॉ, उससे पहले एक्सपीरियंसेस, लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस या फिर स्टैटिस्टिकल डेटा हम वो देखते हैं टू नो कि क्या हमें लॉ में, एक तो अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है नंबर 1, तो एक्सपीरियंस और ओपिनियन से हम देखते हैं कि क्या हमें उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है इन द एग्जिस्टिंग लॉ. नंबर 2, अगर हम सोशल ऑडिट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं सोसाइटी में क्या चल रहा है, अगर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई प्रोविजंस लीगली नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई जजमेंट्स नहीं है, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ नॉन लीके. गुड. जब किसी एस्पेक्ट पे लॉ नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, यू डोंट नो दैट क्या करें अब, वो लीगल रिसर्च से आपको पता लगेगा. जब आप 1000, 100, 200, 3000 आप व्हाट यू से जजमेंट्स पढ़ लोगे, सेक्शंस पढ़ लोगे, तब समझ आएगा अरे इस पर तो कोई लॉ है ही नहीं इस पॉइंट पर. तो फिर क्या करोगे? फिर क्या आप तो क्या करोगे, मतलब इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे सोसाइटी में प्रॉब्लम है, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए. उसके बाद आप देखोगे कि अच्छा ये सोल्यूशन चाहिए, वो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव बन जाएगा. कैसे चाहिए ये सोल्यूशन, वो रिसर्च मेथडोलॉजी बन जाएगी. और रिसर्च प्रपोजल क्या हो जाएगा उसमें, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, किसके लिए आप वो ऑब्जेक्टिव तक जाना चाह रहे हो, क्यों आप वो रास्ता अपनाना चाह रहे हो. क्लियर? सो सोशल ऑडिटिंग ऑफ लॉ, वो आप रिसर्च करोगे तभी करोगे ना. ऐसे ही तो नहीं मेरा मन किया कि मैं सोशल ऑडिट करूं, चलो घूम के आता हूं, लोगों से पूछ के आता हूं उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और प्रॉब्लम्स कि लॉ से रिलेटेड या सोसाइटी से रिलेटेड. ऐसे तो नहीं करोगे, कोई पर्पस होगा माइंड में तभी करोगे और तभी अच्छे से कर पाओगे. सो क्लियर? कुछ पूछना है इसमें से अभी तक? 5th इज सजेस्टिंग रिफॉर्म्स. एग्जिस्टिंग लॉ है, उसमें प्रॉब्लम है, लूप होल है कुछ, उसमें क्या रिफॉर्म्स हम सजेस्ट कर सकते हैं. जैसे जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल की एज चेंज हुई थी. क्यों हुई थी वो? दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल रिफॉर्म. क्यों हुई थी? रिसर्च किया, तब समझ आया, तो एज बढ़ा दी गई.
कि एग्जिस्टिंग जब ये एक्चुअल में जब ये एक्ट कोड हुआ था, फॉर्म हुआ था, तब सिचुएशंस वर डिफरेंट, बट अभी सिचुएशंस आर डिफरेंट. वी नीड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स. और रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए? आफ्टर सोशल ऑडिटिंग किया होगा उन्होंने रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म्स ऐसे जो कोहेरेंट, स्टेबल एंड कंसिस्टेंट हो. कंसिस्टेंट. अब दोबारा से, अब वो अगर उस वक्त जैसे उन्होंने ये चेंज किया, 2 महीने बाद फिर से कह दें कि अभी हमें फिर से चेंज करना है, विल दैट बी अ गुड डिसीजन और अ जस्टिफिएबल डिसीजन और अ रिलायबल डिसीजन? नो. इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट, कोहेरेंट विद अदर स्टैट्यूट्स. देन हाईलाइटिंग एम्बिग्यूटीज. जे एक्ट में कुछ कमियां निकाली थ्रू लीगल रिसर्च, then they could go for reforming it. So can you relate this all? Every purpose is related to each other. कुछ अलग नहीं है. आप ये करोगे तो आपको ये ultimately you'll achieve. आप इसमें से कुछ भी एक करोगे, बाकी आप automatically you'll achieve. Clear? Any questions? Any doubts? पक्का? Let's move forward then. चलो, एक स्टोरी सुनोगे? हाँ, स्टोरी सुनने के लिए सब रेडी हो? हो गई बात? जस्ट किडिंग. एनी डाउट? पानी पी के आना जाओ. ओके, साइलेंस नाउ. एक राजा था. बचपन से सुन रहे ना, एक था राजा एक थी रानी. इधर नहीं है ऐसा कुछ. एक राजा था, उसके 2 बेटे थे. एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम. ये भी सुना है सबने, है ना? सुना ही है ये तो राजा को अब अपना सक्सेसर चूज करना था कि आगे कौन सक्सीड करेगा उसे. बेटे ही करेंगे, पर कौन सा बेटा? नहीं, उसे ऐसा कुछ नहीं था. मान लो दोनों ट्विंस थे, दोनों सेम एज के थे, फिर क्या करेगा? अब जो कैपेबल होगा. गुड. उसने ये कैपेबिलिटी टेस्ट करने के लिए उन्हें बोला कि तुम्हारे पास 6 महीने हैं, तुम एक को भेजा नॉर्थ में, एक को भेजा साउथ में. वहाँ हमारी ज़मीनें हैं जहाँ पे हमारे पुरखों का सोना दबा हुआ है. पहाड़ हैं, ज़मीनें हैं, वहाँ दबा हुआ है. 6 महीने का टाइम दे रहा हूँ तुम्हें. जो पहले और सभी पूरा सोना इकट्ठा कर कर ले आएगा ढूंढ कर, मैं उसे राजा बना दूंगा. ठीक है? दोनों चले गए. अब राम ने क्या किया? जो राम था वो नॉर्थ में गया. राम, उसने देखा, ढूंढा सब. 3 महीने बीत गए, नहीं आया. 6 महीने का टाइम था, वो वहीं ढूंढता रहा. कुछ कम मिला, थोड़ा मिला, ज़्यादा मिला थोड़ा बहुत. 6 महीने पूरे हो गए. अब वहाँ शाम था, वो 5 महीने में ही वापस आ गया. ठीक है? 5 महीने में ही शाम वापस आ गया साउथ से सारा सोना लेकर. और वो आया 6 महीने बाद राम. तो राजा किसको अपना उत्तराधिकारी बनाएगा? राम को. क्यों? विद रीजंस. लॉ कर रहे हो, गिव योर आंसर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स विद रीजंस, लॉजिकल रीजनिंग. राम ने लास्ट तक कोशिश की. ठीक है, पर वो सोना तो ला नहीं पाया. अच्छा, ठीक है. शाम, ओके, शाम को क्यों? क्योंकि मैं वो सारा सोना में लेके आया, कम टाइम पे उसने लगाया. उसने जो रिसर्च करने का उसका तरीका था. यस, रिसर्च करने का क्या? शाम घुमक्कड़ था.
घूमता रहता था। वो जल्दी क्यों सोना ला पाया 5 महीने में? क्योंकि वो घुमक्कड़ था, उसको घूमने का बहुत शौक़ था। वो उन जगहों पर पहले बहुत घूम के आ चुका था, उसे जगह पता थी, उसे पता था कौन से एरियाज़ में गोल्ड हो सकता है, कौन से में नहीं। सपोज़ अगर 6 पहाड़ हैं, ठीक है, तो वो 6 में से उसे पता था किन 3 के नीचे सोना दबा हुआ हो सकता है, वो सीधा वहीं गया। लेकिन वहीं राम जो था, अगर 6 पहाड़ हैं तो उसने 6 के 6 को खोदना शुरू किया, तो उसे टाइम ज़्यादा लगा। सो क्या समझे? रिसर्च करते रहो, स्मार्ट वर्क करो। यस, एब्सोल्युटली राइट। रिसर्च करो, करते रहो, लेकिन स्मार्टली। स्मार्टफोन है सबके पास, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट स्क्रीन है, तो खुद भी स्मार्ट बनो, स्मार्ट स्टडी करो। अगर पता होगा क्या रिसर्च करना है, पहली प्रॉब्लम सॉल्व। कहाँ रिसर्च करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व। कैसे रिसर्च करना है, वो आपको बता रहे हैं हम। ये सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तो बी लाइक श्याम, बी अ स्मार्ट वर्कर। हार्ड वर्कर भी बनो, बट साथ में स्मार्ट वर्कर भी बनो। और रिसर्च, आपको क्या लगता है कि रिसर्च आज शुरू करी, मतलब अगर आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, आपने आज रिसर्च स्टार्ट की, तो व्हाट डू यू थिंक अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिसर्च फॉर समथिंग, एनीथिंग? क्या इशू है? ओके, बट फिर भी एक बेसिक टाइम ऑफ रिसर्च तो हर टॉपिक में लगता है। इतना तो मिनिमम है ही है कि इतना टाइम चाहिए हमें टू डू अ गुड रिसर्च वर्क। अभी तक आप में से किसी ने इंटर्न किया है? सो जो आपके सीनियर एडवोकेट्स है, कहाँ, वेयर हैव यू इंटर्न? करनाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओनली। तो आपके जो सीनियर एडवोकेट्स होंगे, आपको कुछ काम देते हैं, क्या काम देते हैं एक्सेप्ट फाइलें उठाने के? मैम अगर कोई जजमेंट है तो उससे रिलेटेड कोई डाइजेस्ट में वो सर्च करने के लिए, ठीक है। और अगर कोई केस फाइल हो रही हो तो एक बार वो रीड आउट करने के लिए, उसके फैक्ट्स पढ़ने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो जो आपने पहले बोला कि डाइजेस्ट में से कुछ रीड आउट करने के लिए, सर्च करने के लिए, तो आप कैसे करते हो फिर? आप जब वो आपको बोलते हैं कि ये सर्च करो, ये इशू, ये टॉपिक और एनीथिंग, या ये केस, ये सेक्शन, तो कैसे सर्च करते हो? फॉर एन एग्जाम्पल कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे है, हाँ, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स सिविल में है, तो फिर सिविल से रिलेटेड उसकी डाइजेस्ट पे, उसके कंटेंट पे सर्च करते हैं कि हाँ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, फिर उससे रिलेटेड उसके पेज नंबर पे कि हाँ, फिर उससे रिलेटेड ना दिक्कत होती है कि हाँ वो केस उससे रिलेटेड मिल रहा है, क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी केसेस होते हैं। ऑनलाइन देखते हो? फर्स्ट में बुक्स, चलो ठीक है। अगर वहाँ नहीं मिला देन ऑन साइट्स। देन ऑन साइट्स। कितनी देर लगती है? एक दिन में तो नहीं, उस डेट पे नहीं हो पाते या उस टाइम। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। सो व्हाट हैपेंड विद मी, मैं अपना बताती हूँ। मेरे तो खुद के फादर ने मुझे बोला, जब मैंने उन्हें ज्वाइन किया फॉर प्रैक्टिस, ही गेव मी अ टॉपिक टू डू अ रिसर्च। उस पर केसेस फाइंड आउट करने थे। मैंने 15 मिनट के अंदर अंदर उन्हें लिस्ट बनाकर दे दी। कैसे? ऑनलाइन गई, गूगल सर्च किया, लो हो गया। मैं तो बड़ी खुश कि वाह इतनी जल्दी कर दिया, पापा खुश हो जाएंगे। उल्टी पड़ी डांट। क्यों पड़ी होगी डांट? क्या सर्च किया? सर्च गलत नहीं था, सर्च सही था, रिलेटेड था टॉपिक जो भी बोला था। ऑनलाइन सर्च किया। ऑनलाइन सर्च किया। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि जब तुमने ऑनलाइन इसे सर्च किया तो तुम सिर्फ इन्हीं चीज़ों के अराउंड तुमने सर्च किया। एक जजमेंट मिल गया, चले गए। क्या तुमने वो जजमेंट खोल कर पढ़ा? नहीं पढ़ा। दूसरा, तुम्हें पता चला ये इस सेक्शन से रेलेवेंट जजमेंट है, तुमने लिख दिया कि ये है, मेंशन कर दिया। क्या तुमने वो पढ़ा? नहीं पढ़ा। ऐसे 15
केसेस साइट कर दिए, पढ़ा एक भी नहीं, ना फैक्ट्स पता सिमिलर हैं कि नहीं, बिकॉज नई नई प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, नई नॉलेज थी, और आपकी तरह हम ब्लेस नहीं थे कि हमें कोई सिखाने वाला होता। सो फिर उन्होंने चेम्बर्स में, लॉयर्स के चेम्बर्स में वो बड़ी बड़ी बुक्स देखी हैं, डाइजेस्ट, जर्नल्स, वॉल्यूम्स। उन्होंने वो एक किताब मेरे सामने लाकर रख दी और उन्होंने कहा इसमें से ढूंढो। अब केसेस तो वही थे, मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, पढ़ रही हूँ, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, अब ठीक है, अब इतना हो गया, अब फिर आगे पढ़ूंगी। कहते तुमने तो 15 मिनट में कर दी थी ये रिसर्च, अब क्यों इतना टाइम लग रहा है? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो केसेस मैं खोल रही थी, उन केसेस में मुझे और उससे रिलेटेड केसेस साइट जो रिलेटेबल हैं उस पेज पर मिल रहे थे, एंड मैं वो रीड कर रही थी। आई वॉज रीडिंग देम ऑल्सो। सो वो 15 केसेस ढूंढने या पढ़ने के चक्कर में मैंने कम से कम 50 केसेस पढ़ लिए, और वो एक दिन का काम नहीं था। इट टुक मी अ वीक, लिटरली अ वीक, जिसमें मैं ऑब्वियसली 24 घंटे तो वो बुक लेके नहीं बैठी हूँ, वो जर्नल लेके। बट सो इससे क्या समझे कि जब आप रिसर्च कर रहे हो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस। अब श्याम ने स्मार्ट वर्क किया, लेकिन उस स्मार्ट वर्क से पहले उसने मेहनत भी तो की थी। स्मार्ट वर्क वो कब कर पाया? जब उसने पहले से वो जगह घूमी हुई थी। अगर उसने नहीं घूमी होती तो वो भी राम की तरह टाइम लेता, शायद उससे ज़्यादा लेता। बट वी कैन नॉट इग्नोर दैट टाइम बिफोर उसको भेजा गया। उससे पहले तो वो घूमा था वहाँ, शायद 1 साल 1.5 साल वहीं घूमता रहता था वो, चाहे उसे वो एक्सकर्शन के लिए या फिर एक एंटरटेनमेंट और एज अ हॉबी घूमता था, बट करता तो था, एक्सप्लोर तो करता था। ऐसे ही जब आपको टास्क दिया जाए, जब आपके पास रिसर्च प्रॉब्लम आ जाए, फिर आप रिसर्च स्टार्ट करो, दैट विल नॉट बी स्मार्ट वर्क, दैट विल बिकम हार्ड वर्क। लेकिन अगर आप रेगुलरली कुछ ना कुछ रीड कर रहे हो, नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक, कुछ भी, यू आर अपडेटेड, लॉ से रिलेटेड, आप तो लॉ बैकग्राउंड से हैं तो लॉ की ही रिसर्च करोगे, लीगल रिसर्चेज ही करोगे, सो उससे रिलेटेड कीप योर सेल्फ अपडेटेड, दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर स्मार्ट स्टडी। समझ रहे हो? और फिर आपको समझ आएगा जब आपने इतना सारा एक्सप्लोर कर लिया होगा, जब आपको एक्चुअली एक पॉइंट पे रिसर्च करना होगा, आपको क्लैरिटी होगी, अच्छा जो मैंने इतना डेटा कलेक्ट किया है, मुझे उसमें से कहाँ से मेरी रिसर्च में हेल्प करेगा और अप्लाई करना है, उसमें फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सो क्लियर? क्या करना है? स्मार्ट वर्क। अब वो स्मार्ट वर्क कैसे करना है, इसलिए आप यहाँ पर हैं और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है? What are Boolean operators? आप सबने तो सुना होगा, नो? आपने? रीड इट, पढ़ो कोई तो, आप प्लीज। हाँ, रीड दिस फॉर मी। Boolean operators are such terms that can be used to create more complex and precise search engines when using online search engines or databases. थैंक यू। समझ आया? Boolean operators are such terms that can be used to create more complex and precise searches when using online search engines or databases. हम लोग, ठीक है, हमें ऑनलाइन सर्च करना है, अभी आज सब लोग ऑनलाइन ही सर्च करोगे, लेकिन उसको स्मार्टली कैसे करोगे? जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल हम गूगल में जाते हैं, बताओ क्या सर्च करना है गूगल पर?
बताओ क्या सर्च करना है, गिव मी अ टॉपिक। यूसीसी, ठीक है। कितने रिजल्ट्स आए? 12,40,00,000 रिजल्ट्स 0.33 सेकेंड्स में आए हैं। गूगल इज़ वेरी स्मार्ट। लेकिन ये सारे रिजल्ट्स पढ़ोगे? 12,40,000 रिजल्ट्स नहीं? नहीं पढ़ोगे ना ये सब? या फिर ऐसे टॉपिक्स आएंगे यूसीसी इन इंडिया, यूसीसी लॉ, फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्वाइट प्लीज, फॉर एग्जाम्पल यूसीसी उत्तराखंड अगर हम सर्च करते हैं, सर ये हाँ यूसीसी उत्तराखंड, कितने रिजल्ट्स आए? सब नहीं पढ़ोगे। सो इसके लिए वी हैव, सपोज यू वांट अ पीडीएफ रिगार्डिंग दिस, ठीक है, एक रिपोर्ट चाहिए आपको, सपोज यूसीसी उत्तराखंड रिपोर्ट पीडीएफ, कितने रिजल्ट्स आए? ठीक है, कम हुए कुछ? अब इसको अगर मैं रिपोर्ट कितने रिजल्ट्स आए? क्यों आए? पर्टिकुलर टॉपिक तो लिख दिया मैंने, फिर से पढ़ो क्या लिखा है ये, फाइल टाइप कॉलन पीडीएफ। एक तो यूसीसी उत्तराखंड रिपोर्ट बेस्ट रिसर्च पेपर्स, अगर विदाउट फाइल टाइप लिखती तो फिर से वो लाखों रिजल्ट्स आते बेस्ट रिसर्च पेपर्स में भी, लेकिन मैंने लिखा फाइल टाइप कॉलन पीडीएफ। अब पीडीएफ के अलावा कोई भी टाइप ऑफ फाइल नहीं आएगी मेरे पास, सिर्फ ये 10 रिजल्ट्स बचे, इसमें से ढूंढना आसान हो जाएगा मेरे लिए। 10 तो पढ़ ही सकती हूँ, 10 नहीं तो 5 तो पढ़ूंगी इनमें से। सो दिस इज हाउ यू रिसर्च स्मार्टली। एनी मोर एग्जाम्पल? ऐसे ही अगर आपको पीपीटी सर्च करनी है, यू विल टाइप फाइल टाइप कॉलन पीपीटी, एनी टॉपिक इट इज, ठीक है। सो ये बूलियन ऑपरेटर्स थे, दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ बूलियन ऑपरेटर्स जो हम गूगल में या गूगल स्कॉलर में यूज करते हैं। मीनिंग बूलियन ऑपरेटर्स आर सर्च टर्म्स दैट कैन बी यूज टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स एंड प्रिसाइज सर्चेस व्हेन यूजिंग ऑनलाइन इंजन्स और डेटाबेसेस। अब ये क्या है? ये गूगल, यूट्यूब, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, व्हाट आर दे? सर्च इंजन्स हैं, बट आर दे ह्यूमंस? नो, दे आर कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर्स हैं इनमें। डू दे हैव देयर ओन ब्रेन? आप कुछ इसमें डालोगे, कुछ एंट्री करोगे, वो उसी के रिजल्ट्स देगा ना। सो द मोर स्पेसिफिक यू आर in entering your data, the more specific results you will get and it will save your time. समझ रहे हो? इनके पास दिमाग नहीं है, आप में इनके अंदर आपको दिमाग डालना है। अब वो दिमाग किस क्वालिटी का आप डालोगे, इंस्टॉल करोगे, उससे आपकी रिसर्च पे इफेक्ट पड़ेगा। टाइप्स, देर आर 3 मेन बूलियन ऑपरेटर्स, एंड, और या नॉट। जैसे अगर आपको कोई रिजल्ट्स चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल कैट्स एंड डॉग्स, आप इन्वर्टेड कॉमास में करोगे तो आपके पास स्पेसिफिकली कैट्स एंड डॉग्स के ही रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपको एक चाहिए तो और,
बट वो स्पेसिफिक लिमिटेड रिजल्ट्स आएंगे। आप सिंपल अगर ट्राई करना, इफ़ यू हैव, अभी नहीं, घर जाकर ये सब प्रैक्टिस करना तो डिफरेंस समझ में आएगा। अभी नोट डाउन दीज एंड देन प्रैक्टिस। जैसे प्लस साइन यूज़ करते हैं टू इंक्लूड एनी स्पेसिफिक कीवर्ड इन योर सर्च। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यूसीसी उत्तराखंड सर्च किया, अगर मैं इसमें टाइप करती यूसीसी प्लस इन्वर्टेड कॉमास में उत्तराखंड, तो और भी स्पेसिफिक रिजल्ट्स आते हैं कि सिर्फ उत्तराखंड में, यूसीसी तो गोवा में भी है ना, या फिर यूसीसी माइनस उत्तराखंड ब्रैकेट में, तो उसमें से उत्तराखंड वाले रिजल्ट्स माइनस निकल जाते। अगर आप लिखते यूसीसी इन गोवा रिपोर्ट तो बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत सारे, लेकिन आपने स्पेसिफाई कर दिया यूसीसी प्लस गोवा माइनस उत्तराखंड, तो आपके पास सिर्फ गोवा वाले रिजल्ट्स आएंगे। यू हैव टू पुट दैट इन इन्वर्टेड कॉमास, जो आपको चाहिए या जो नहीं चाहिए। माइनस, यूज द साइन टू एक्सक्लूड सर्टन कीवर्ड्स फ्रॉम योर सर्च। क्लियर? क्या हुआ? लिख रहे थे आप? रिटर्न। गूगल स्कॉलर यूज़ किया है कभी? फॉर क्या टॉपिक था आपके असाइनमेंट का? लेजिटिमेसी। कैसे यूज़ किया था? उसमें रिसर्च पेपर्स आते हैं, लेजिटिमेसी के बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस। तो आपने उसको कैसे पढ़ा? फिर रिसर्च पेपर्स आ गए, ठीक है, हाउ डिड यू शॉर्टलिस्ट देम कि मुझे कौन सा रिसर्च पेपर पढ़ना है या कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, कौन सा एनीथिंग जर्नल पढ़ना है, कैसे डिसाइड किया? जैसे आपने सर्च किया होगा गूगल स्कॉलर में, जैसे अभी हमने गूगल में सर्च किया, आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स आए होंगे रिगार्डिंग दैट टॉपिक। क्या स्पेसिफिक में भी क्या आपने फिर सर्च किया था? फॉर एग्जांपल यूसीसी, हाँ, यूसीसी कहाँ पर एप्लीकेबल है, ठीक है, प्रोविजंस कहाँ पर है स्पेसिफिक। लेकिन उसके रिगार्डिंग भी तो फिर जैसे अब हमने फाइनल रिसर्च, जब फाइनल सर्च किया तब भी तो हमारे पास 10 रिजल्ट्स आए ना, तब भी एक तो कभी भी नहीं आया होगा कि एक ही रिज़ल्ट आया। नो, 10, 20, 15 इतने तो आते ही आते हैं गूगल में। गूगल स्कॉलर में तो यू हैव न्यूमरस। उसमें से कैसे डिसाइड करोगे कि क्या पढ़ना है? Google Scholar, let me tell you what is Google Scholar. Google Scholar is a free online search engine that indexes scholarly literature including articles, thesis, books and conference papers. We read this, articles, thesis, books हैं, journals हैं, conference papers हैं, dissertation है, research papers हैं, वो सब आपको Google Scholar पे मिलेगा। Around the world जितने भी उस पर information होगा, जितने research papers हुए होंगे आज तक या जितने थीसिस हुए होंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रिसर्च टिल जो आज हुई है, वो सब रिकॉर्ड आपको गूगल स्कॉलर पर मिलेगा। इट विल बी अवेलेबल। बट अब रिसर्च तो पेपर्स तो आ गए,
उसको सिलेक्ट कैसे करोगे आप कि कौन सा रिसर्च पेपर मुझे पढ़ना है? ये तो समझ आ गया कहाँ पे है, कहाँ मिलेगा, डेटाबेस समझ आ गया. अगेन यू विल बी यूजिंग बुलियन ऑपरेटर्स जो भी आपको मैंने बताए. दैट विल हेल्प यू फाइंड स्पेसिफिकली. When you go home, try and use Google Scholar for any of your favorite topics. And then we'll discuss tomorrow कि आपको क्या सीखा आपने उसमें, क्या समझ आया, what did you observe. Clear? So uses to access research papers and for citing research papers. अपने drafts में, pleadings में you cite authorities, वो authorities आपको वहीं से मिलेंगी. एंड किस लिए ये हम यूज़ करते हैं? बिकॉज दे आर द मोस्ट रिलायबल एंड जस्टिफिएबल. ठीक है, दीज आर नॉट, आई वुड नॉट से डिग्रेड होंगे. हर टाइप के, हर क्वालिटी के आपको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे, बट अभी आगे यू विल लर्न कि बेस्ट कौन से हैं, कैसे बेस्ट सिलेक्ट करने हैं, आपको कहाँ से पढ़ना है. क्लियर? सो सम यूजफुल कीवर्ड्स जैसे फाइल टाइप पीडीएफ चाहिए आपको, डॉक फाइल चाहिए, डॉक्यूमेंट फाइल चाहिए तो डीओसी. ऐसे ही फाइल टाइप पीपीटी, एक्सेल में चाहिए फाइल टाइप एक्सएलएस. टू फाइंड डेटा फ्रॉम अ पर्टिकुलर साइट, एक पर्टिकुलर साइट का डेटा चाहिए, जैसे एससीसी ऑनलाइन से ही आपको चाहिए डेटा, या सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट की साइट से ही चाहिए आपको, तो यू विल टाइप जो आपका इशू है. ठीक है, आप जो टॉपिक सर्च कर रहे हो, जैसे कि लेजिटिमेसी, उसके बाद साइट कॉलन में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो वेबसाइट होगी वो. अगर आपको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के डिसीजंस रिगार्डिंग लेजिटिमेसी रीड करने हैं तो बहुत फिल्टर आउट हो जाएगा लेजिटिमेसी. लेकिन कहाँ से? सिर्फ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुझे चाहिए. आपको वेबसाइट पता होनी चाहिए. सो आप जैसे फॉर एग्जांपल लाइव लॉ से चाहिए तो यू विल राइट द इशू साइट कॉलन livelawin जो इनकी वेबसाइट है. और अगर मान लो आपको इससे रिलेटेड चाहिए, लाइव लॉ से रिलेटेड और कौन सी वेबसाइट्स हो सकती हैं? लाइव लॉ जैसी सिमिलर वेबसाइट्स या सर्च इंजन्स, ऑक्टोपस, इंडियन कानून, लॉ भूमि. सो आपको वो साइट नहीं पता, एग्जैक्ट साइट नहीं पता सपोज, सो यू विल टाइप टॉपिक देन रिलेटेड कॉलन livelawin. तो इट विल बी livelawin से जो भी रिलेटेड और इंजन्स हैं, सर्च इंजन्स, वो आपके सामने आ जाएंगे. बार एंड बेंच, लॉक्टोपस, लॉ भूमि, लीगल सर्विसेज बहुत हैं, इंडियन कानून, आपको सब मिल जाएगा. बस आपने ये टाइप करना है रिलेटेड. यूज अ स्टार इफ फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड्स नोन. एग्जाम्पल, अभी नए बिल्स आ रहे हैं, नहीं याद हो रहे नाम, सपोज भारतीय संहिता याद है, बीच का अक्षर, बीच का शब्द याद नहीं है, यू विल टाइप अ स्टार, यू विल गेट द रिजल्ट्स. ठीक है, बढ़े आगे. क्लियर? नोटेड? डन? मैंने सोचा था आपको एक और स्टोरी सुनाऊंगी, 2 स्टोरी सुनानी थी, बट डू वी हैव टाइम फॉर दैट? पक्का? तो चलो ठीक है, सुनाती हूँ. सो एक बार जैसे मान लो सपोज आप अपने कॉलेज के बाहर निकल रहे हो और कोई एक संत जा रहे हैं,
बुरी हालत, थके पड़े हैं वो, चल चल के नंगे पाँव हैं और अपना चलते जा रहे हैं। उनकी शक्ल देख के लग रहा है कि बहुत थक चुके हैं। 2 दिन से ना खाना खाया है ना पानी पिया है सपोज़। तो उनको चलते चलते रास्ते में वहीं मोड़ पर एक और आदमी मिलता है, वो भी बहुत गरीब आदमी होता है, ठीक है। लेकिन वो देखता है कि ये संत मुझसे ज़्यादा थका हुआ लग रहा है और इसके पास, इसने मुझे लग रहा है कुछ खाया नहीं है। वो उन्हें कुछ पानी देता है पीने को, उसके पास जो होता है उसको भी किसी ने दिया होता है, लेकिन वो दे देता है उनको कि आप खा लो ये खाना और आप पी लो ये पानी। वो संत खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, उनमें थोड़ी एनर्जी आती है, वो खुश हो जाते हैं कि ये खुद इतना गरीब है लेकिन इसने मुझे अपने हिस्से का खाना और पानी दिया। वो खुश होकर उसे बोलते हैं, वत्स मांग ले जो मांगना है, एक इच्छा। तो वो बोलता है, संत जी मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ ऐसा कर दो कि मैं बहुत अमीर हो जाऊँ। हर गरीब यही सोचता है कि मैं बहुत अमीर हो जाऊँ, हर कोई यही सोचता है, गरीब क्या अमीर गरीब हर कोई यही सोचता है। उसने बोला मैं बहुत अमीर हो जाऊँ। तो संत ने कहा ठीक है, मैं तुझे एक मंत्र बता रहा हूँ, तू जो भी चीज़ अपने हाथ में लेके वो मंत्र जपेगा वो चीज़ सोने की हो जाएगी। वो मंत्र था बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, ठीक है। चलो संत चले गए, वो गरीब भी खुश कि मेरे पास मंत्र आ गया। लोहे का एक वो था कलश या मटका या मिट्टी का मटका कह लो, मटका था, उसने हाथ में रखा, अपने सामने रखा और शुरू हो गया, बन जा सोना, 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 बन जा सोना। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो गया, वो मिट्टी का मटका मिट्टी का ही रहा, ठीक है। उसने हार के मटका पटका, बोल जा बन जा पीतल, और वो पीतल का बन गया। वो पीतल का बन गया। 2 घंटे से सोना सोना बोल रहा था लेकिन वो पीतल का बन गया, सोने का नहीं बना। संत जी फिर से आए उस रास्ते पर, उसने देखा, उसने रोका कि आपने तो मुझे धोखा दिया, आपने कहा था ये सोने का बन जाएगा, जो भी चीज़ बोलूँगा, ये तो पीतल का बना है। मतलब 2 घंटे से मैं बोल रहा हूँ सोना सोना सोना, ये तो तब तो सोने का बना नहीं, बस एक बार मैंने बोला बन जा पीतल और बन गया पीतल। तो संत ने कहा, बेटा आप इतनी जल्दी हार मान गए, आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये सोने का बनेगा ही नहीं? वो एक ही बार आपने, क्या पता आप उस वक्त, वो आपका आखिरी वक्त होता जब आप बोलते कि बन जा सोना, बन जा सोना, लेकिन आपने उसी वक्त बोल दिया बन जा पीतल और वो बन गया। अगर आपने उस वक्त भी बन जा सोना बोला होता तो शायद उस वक्त वो सोने का बन जाता। कंसिस्टेंसी। और क्या सीखा इससे? डोंट गिव अप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी। तो ऐसे ही अगर आप अपने रिसर्च वर्क में, बहुत टाइम लगता है रिसर्च पेपर लिखने में, पीएचडी करने में पता है ना कितने साल लग जाते हैं। इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल डिग्री कि एक पर्टिकुलर टाइम में ख़त्म हो जाएगी। कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। वहाँ अगर किसी भी एक पॉइंट पे आपने ड्यूरिंग योर रिसर्च वर्क हिम्मत हारी या फिर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन को रेफ़र किया, आपका जो सोर्स है एक भी पॉइंट पर आकर अगर वो गलत हो गया, मिसलीडिंग हुआ, आपका पूरा रिसर्च वर्क पीतल बन जाएगा। वो सोना फिर बन ही नहीं पाएगा, वो पीतल ही रह जाएगा। सो वो इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करनी, सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन, सिलेक्टिव पेपर्स ढूंढना, वो मेहनत है। वो आपका बन जा सोना वाला मंत्र है। क्या ढूंढोगे, कहाँ ढूंढोगे? सो वाई वी नीड टू नो अबाउट जर्नल्स। जर्नल्स क्या होते हैं? कल इन्होंने बताया था। व्हाट आर जर्नल्स? यू टोल्ड, आई थिंक। किसने बताया था? किसी ने तो बताया था कल। आपने बताया था?
आई थिंक यू, अच्छा हाँ, मैं आया, उन्होंने बताया था, वो आज आए नहीं है, बट किसी ने बताया था। क्या होते हैं जर्नल्स? व्हाट आर जर्नल्स? लीगल रिसर्च में भी तो सिखाया था। बुक्स, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स, उनमें क्या होता है? अलग अलग रिसर्च पेपर्स होते हैं उनमें, या फिर जैसे लीगल से, लॉ से रिलेट करें तो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के, जैसे एससीसी पर, एससीसी के उसमें एआईआर के जर्नल्स में आपको डिसीजंस मिलेंगे केसेस से रिलेटेड। सो व्हाट इज अ जर्नल? एकेडमिक जर्नल्स पब्लिश ओरिजिनल रिसर्च वर्क। जिस भी किसी टॉपिक या इंफॉर्मेशन पे पहली बार रिसर्च हुई है, पहली बार या दूसरी बार भी सेम टॉपिक है, किसी और ने की है लेकिन, तो वो जर्नल्स में पब्लिश होते हैं जो आप पढ़ते हैं। सो यू हैव टू डिसाइड, सबसे पहले जब आप रिसर्च कर रहे हो, कि आप कौन से जर्नल से इंफॉर्मेशन ले रहे हो। आप उसके बाद आपका रिसर्च पेपर बन गया, आप उसको पब्लिश करने कहाँ भेज रहे हो? वो जर्नल्स में भेजोगे आप पब्लिश करने, लेकिन किन जर्नल्स में? अगर कोई बेकार जर्नल हुआ और लेकिन आपकी रिसर्च बहुत अच्छी टॉप की क्वालिटी रिसर्च है, लेकिन जर्नल बेकार है, फेल। रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, पीतल बन गया। सो यू हैव टू सिलेक्ट कहाँ से इंफॉर्मेशन लाओगे, उसको बनाओगे और कहाँ पे पब्लिश करोगे। दैट इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड। सो दिस इज academic journals publish original research articles, reviews and other types of scholarly papers that contribute to the advancements of knowledge in a particular field. Clear? Any question? वॉल्यूम नंबर, साइटेशन रीड करनी सीखी थी हमने, वॉल्यूम नंबर पढ़ा था उसमें। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ ईयर्स दैट द जर्नल हैज़ बिन इन पब्लिकेशन। एक जर्नल है, उसको इतने साल हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जर्नल है 2014 में या 2013 में स्टार्ट हुआ था, उसका पहला पब्लिकेशन 2013 में था, अभी 2024 है, 11 साल हो गए उस जर्नल को पब्लिश हुए। तो इस साल जो उसका पब्लिकेशन आएगा दैट वुड बी द 11th वॉल्यूम, जर्नल का 11th वॉल्यूम। जैसे AIR का वॉल्यूम 11 में ईयर, जो जिस ईयर में, जैसे फॉर एग्जांपल 2024 है, AIR वॉल्यूम 11 ईयर 2023, केस का नाम, एंड में पेज नंबर, AIR के इस वॉल्यूम के, इस ईयर के, इस पेज नंबर पर। क्लियर? It refers to the number of years that the journal has been in publication. Example, if a journal has been published for 5 years, then the 5th year of publication would be referred to as volume 5. Clear? Any doubts? Issue number. जैसे एक जर्नल है, उसका इस साल का पब्लिकेशन है, दैट वुड बी द वॉल्यूम 2024 का। AIR 2024 का जो होगा, सपोज AIR को तो पता नहीं कितने साल हो गए, जैसे मान लो जो 2013 में पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ उसका 11th ईयर है, वो वॉल्यूम हो गया। इशू होगा कि क्या वो जर्नल जो है वो ईयरली पब्लिकेशन करता है, ईयरली रिसर्च पेपर्स प्रिंट करता है, पब्लिश करता है, या फिर क्वार्टरली करता है, एनुअली करता है, हाफ ईयरली करता है। दैट विल डिसाइड एंड दैट विल टेल यू द इशू नंबर। जैसे जर्नल है, उसका वॉल्यूम 11 है, लेकिन इशू सपोज वो 1 साल पेपर्स आपके पब्लिश करता है, तो उसका इशू एक ही आएगा साल में, उस जर्नल का वॉल्यूम का एक ही इशू आएगा। लेकिन सपोज वो 2 बार करता है, ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस एन ईयर, तो 2 इश्यूज हो जाएंगे। फर्स्ट मान लो जनवरी में इशू आया, उसके बाद जुलाई में आएगा इशू, दैट वुड बी 2 इश्यूज।
अगर क्वार्टरली कर रहे हैं तो आफ्टर एवरी 3 months. क्लियर? एनी डाउट? सो इशू नंबर, यस, रिपीट. नहीं समझ आया? जर्नल और वॉल्यूम समझ आ गया? क्लियर है? एक जर्नल है, सपोज उसका वॉल्यूम है, अभी इस साल की बात करें, मान लो उसका 11th या 10th वॉल्यूम है उसका, वो 10वीं बार पब्लिश हो रहा है वो जर्नल. उस जर्नल का वॉल्यूम जो है वो 10वीं बार हो रहा है, तो वो 10th वॉल्यूम हो गया. लेकिन इस साल में 2024 में अभी एक उन्होंने पब्लिश किया जनवरी में, ठीक है, वो हो गया फर्स्ट इशू. अब सपोज वो जुलाई में फिर से पब्लिश करते हैं, फिर से उनके पास पेपर्स आते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स अपने पेपर्स देते हैं उन्हें पब्लिश करने के लिए, तो वो कहते हैं कि हम साल में सिर्फ 2 बार करते हैं, या तो हमें जनवरी में या फिर जुलाई में. तो एक तो जो हो गया जनवरी वाला इशू पब्लिश हो चुका है, उसके बाद हम जुलाई में पब्लिश करेंगे, वो हमारा सेकेंड इशू होगा. आप अपने रिसर्च पेपर्स तब सबमिट कर देना. जस्ट एन एग्जाम्पल. अब क्लियर? नहीं आया? अभी भी समझ नहीं आया क्योंकि आप नींद में लग रहे हो मुझे. और किसी को भी समझ नहीं आया? नहीं तो समझा दो प्लीज एक बार. मे बी आई एम नॉट एबल टू कन्वे. हाँ, अभी भी समझ नहीं आया. इट हैपन्स समटाइम्स, कोई बात नहीं. गिव इट अ टाइम, थोड़ा खुद सोचना, फिर नहीं आ गया समझ, गुड. क्या समझ आया बताओ अब फिर. अब बताओ, खड़े होके बताओ. हाँ हाँ, जैसे आपको कंफर्टेबल है. यू हैव टू कम्युनिकेट टू मी. साइलेंस प्लीज. पब्लिश हो गया, ठीक है, और आप कंपनी उसको पब्लिश करती है. मैं जाकर अपना रिसर्च पेपर लेके मैम को पब्लिश करवाना था, तो आप लोगों की बात है जनवरी में करती है, मैं दिसंबर में, तो आप उसका दिसंबर या नवंबर में दे देना, तो मैं बाद में रिसर्च को पब्लिश कर दूँगी. तो जो दिसंबर में होगा वो सेकेंड इशू होगा, फर्स्ट इशू होगा. वेरी गुड. ये कंबाइन करके वॉल्यूम उसी है. हाँ, इश्यूज साल में 2 आए. किसके? एक जर्नल के. उसमें बहुत सारे पब्लिशर्स के रिसर्च पेपर्स होंगे, लेकिन वो जर्नल की भी वॉल्यूम होगी, उस जर्नल की भी वॉल्यूम होगी. ठीक है, एक साल में आया तो वो एक साल का एक ही जर्नल होगा, एक ही वॉल्यूम होगी. लेकिन अगर वॉल्यूम तो एक ही रहेगी, एक साल में वॉल्यूम तो एक ही रहेगी 2024, उसमें जर्नल्स मान लो वो क्वार्टर, मतलब वो 2 बार इशू कर रहे हैं, तो उनकी 2 जर्नल्स हो गई, वो वॉल्यूम बन जा वो इश्यूज बन जाएंगे उनके. ठीक है, अब क्लियर है? क्वालिटी ऑफ जर्नल्स. These are a few top journals जहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी फील्ड, एनी. और ये स्पेसिफिकली लॉ के लिए हैं कुछ. जब आप गूगल स्कॉलर पे जाएंगे सर्च करने, आपको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे. उसके राइट साइड में नीचे छोटा सा राइट साइड में ऑथर, पब्लिकेशन मेंशन्ड होगा. अब वो कोई भी रिसर्च पेपर, कोई भी आर्टिकल या कुछ भी रीड करने से पहले यू विल ऑलवेज रीड हु इज़ द पब्लिशर. अगर इनमें से हैं तो ही पढ़ना. इनसे बेस्ट, इनसे बेटर कोई भी पब्लिकेशंस नहीं है, जर्नल्स नहीं हैं. ठीक है, विली ब्लैकवेल, एमराल्ड, एल्सेवियर, सेज, स्प्रिंगर, लेक्सिस नेक्सिस,
पेड एप्लीकेशन नहीं, आपको फ्री भी मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। अब फ्री आपको तभी मिलेंगे या तो आपकी यूनिवर्सिटी उसकी आपको एक्सेस देगी जब आप पीएचडी करेंगे। एट दिस स्टेज ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट देम। पेड होते हैं बट क्वालिटी इन्हीं में होती है। मतलब जो क्रीम है ना, मलाई है जो दूध की, वो यही है। उसके अलावा तो वो डबल टोन्ड वही मिल्क मिलेगा फिर। सो इसलिए अगर इसके लिए भी सोल्यूशन है, आप क्या कर सकते हो, जब आप पीएचडी में एनरोल होगे, आप या तो अपने यूनिवर्सिटी अगर एक्सेस देती है तो ठीक है, नहीं तो जो ऑलरेडी आपके सीनियर्स हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, पीएचडी हो चुकी है या 1 साल रह गया है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो आपको आपका आईडी पासवर्ड दे सकते हैं एंड देन यू कैन यूज़ गूगल स्कॉलर पे। ये वैसे आपको फ्री में बहुत मिल जाएंगे इस स्टेज के लिए एटलीस्ट। ठीक है, क्लियर? इंडेक्सिंग, व्हाट इज इंडेक्सिंग? इंडेक्स पढ़ते हो, क्या होता है इंडेक्स में? व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ इंडेक्स? टॉपिक्स कौन से पेज नंबर पर है, सीरियल नंबर, यस, या फिर दिस इज काइंड ऑफ कौन से पेज पे कौन सा टॉपिक मिलेगा, कहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कौन सा जर्नल कहाँ पर इंडेक्स्ड है। इंडेक्सिंग टू इंश्योर द क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिसर्च पब्लिश्ड इन दोज जर्नल्स। देयर आर वेरियस पोर्टल्स जहाँ पर जर्नल्स पब्लिश होंगे, आपको वो क्वालिटी चेक करनी है। देयर आर वेरियस टूल्स टू चेक दैट क्वालिटी, लेकिन इंडेक्सिंग इज एक तरह से यू आर नंबरिंग इट, लिस्टिंग इट, आप उसे लिस्ट कर रहे हो। जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वेरियस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, वहाँ पे स्टॉक्स एक्सचेंज होते हैं, लिस्टिंग होती है, ये वही है। इंडेक्सिंग इज लिस्टिंग ऑफ जर्नल्स। आपको लिस्ट से, आपको पोर्टल से पता चलता है ना यहाँ पे किस क्वालिटी के या क्या वर्थ के आपको स्टॉक्स अवेलेबल होंगे। इंडेक्सिंग से आपको ये पता चलता है आपको किस क्वालिटी के जर्नल्स मिलेंगे, यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सो व्हाई जर्नल्स आर इंडेक्स्ड? टू इंश्योर द क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिसर्च पब्लिश्ड इन दोज जर्नल्स। लाइक वी डिस्कस्ड, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स होंगे, देखा था ना कितने रिजल्ट्स आते हैं, सब तो नहीं पढ़ सकते और सबकी क्वालिटी भी नहीं होगी। यू कैन नॉट रीड ईच एंड एवरीथिंग, सिलेक्ट भी करना है कि क्या पढ़ना है। दिस विल हेल्प यू। सो सम ऑफ द बेस्ट जर्नल जो इंडेक्सिंग के बेसिस पे, दे आर ABDC, the Australian Business Deans Council, one of the best. Then Web of Science, Scopus, SCI Index, Supreme Court of India, EBC Web Store, Taylor and Francis Online, SCC Online, Simago are some of them. SCC Online पे तो आप सबने सर्च किया है, SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट केसेस, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। डन? व्हाट इज दिस? रिसर्च पेपर कहाँ पे मिलेगा आपको? जर्नल में, लेकिन जर्नल इंडेक्सिंग से पता चलेगा कहाँ पर कौन सा जर्नल मिलेगा। सो कैसे ढूंढोगे? इंडेक्सिंग देखोगे, आफ्टर दैट जर्नल शॉर्टलिस्ट करोगे, सिलेक्ट करोगे, फिर उसमें रिसर्च पेपर देखोगे, और फिर रिसर्च पेपर कैसे शॉर्टलिस्ट करोगे? जो हमने अभी तक सीखा है कि कौन सा रिसर्च पेपर पढ़ना है। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेरीज? डन? पक्का? सो वी कंक्लूड फॉर टुडे।
जर्नल के नीचे वो वॉल्यूम आना चाहिए तो जर्नल के नीचे वॉल्यूम पे और सर्च नहीं, जर्नल वॉल्यूम, जर्नल के नीचे क्यों वॉल्यूम आएगा?